हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मोशन पार्ट वन। आज इसमें हम लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। आज जो मैं करवा रही हूँ वो सबसे पहले है न्यूटन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्यूटन का हमें फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी अगर कंटिन्यूस रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। मतलब अगर आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो जो है रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। अब जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, एक टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने ये मान लो टेबल है, यहाँ पे मैंने कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, मान लो बुक है। तो ये बुक तब तक इस टेबल पे पड़ी रहेगी जब तक आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी? आप अपने हाथों से इसको पुल और पुश कर सकते हो और जहां इसको उठा के दूसरी जगह रखोगे तो ये बुक तब मूव होएगी जब आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो। अगर मान लो कोई बॉडी मोशन में है, वो मूव कर रही है, तो वो तब तक मूव कर रही है जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। एक्सटर्नल फोर्स मतलब अगर आप ब्रेक अप्लाई कर देते हो ब्रेक अप्लाई कर देते हो तो वो जो है मूविंग बॉडी जो है रुक जाएगी। ठीक है, ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ। दोबारा सुनो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जब तक बॉडी कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, तब तक जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी है तो बुक तब तक पड़ी रहेगी जब तक आप अपने हाथों की एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। जहां कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो लगातार मूव करती रहेगी जब तक आप उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई नहीं करते। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि if a body is in a state of rest, it will remain in the state of rest, in the state of rest. And if it is in the state of motion, it will remain moving in the same direction, moving in the same direction with the same velocity, with the same velocity, with the same velocity, unless an external force is applied on it। मतलब कहने का न्यूटन का कि कोई बॉडी अगर जब तक रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, जब तक वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब इसमें जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्वालिटेटिवली को जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दो चीजों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन है डेफिनेशन ऑफ inertia, definition of
inertia और डेफिनेशन ऑफ मोशन फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये दो चीजों में इसको जो है डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया की बात करूं, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया जो है अगर मैं उसकी बात करूं तो कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज its present state, its present state बाय इटसेल्फ, अपने आप वो जो है अपनी प्रेजेंट स्टेट को वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बुक जो अगर टेबल पे पड़ी है तो वो टेबल पे ही पड़ी रहेगी जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। मान लो ये बुक है, ये टेबल है, तो टेबल के ऊपर अगर बुक पड़ी है तो ये तब तक उस पर पड़ी रहेगी जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। इज दिस क्लियर? अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फोर्स की। डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स इज द एक्सटर्नल, फोर्स इज दैट एक्सटर्नल फोर्स, जहां एक्सटर्नल कॉज विच टेंड which tends to change the state of rest, the state of rest or the state of motion of an object। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अब देखो जो फोर्स है, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी द सम ऑफ two equal force, two equal and opposite force is zero। सम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इज जीरो। जैसे एग्जांपल है टग ऑफ वार, अगर आप दो टीम एक दूसरे को खींच रही हैं तो अगर उनके जो वो इक्वल फोर्स लगा रही हैं और ऑपोजिट फोर्स भी सेम है तो वहां पे जो उसकी फोर्स होएगी वो जीरो होएगी। इज दिस क्लियर? अब बात करते हैं मास एंड एनर्शिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मास एंड एनर्शिया। ये दोनों टर्म आपस में रिलेटेड है, मास और इनर्शिया, मास एंड इनर्शिया। अब सबसे पहले है कि जो इनर्शिया है, सॉरी भी, इनर्शिया यहां पे लिखेंगे, इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, inherent property of each body by virtue of which it has tendency tendency to register the change in state, change in its state change in its state of rest और state of motion। मोशन मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, अपोज करती है। अगर मान लो
और स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में रहने की कोशिश करती है। तो अब मास और इनर्शिया जो है, द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया is because of the mass of the body, मास ऑफ द बॉडी। मैं आपको इसका एग्जांपल लेके बताती हूँ। पहले तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो इनर्शिया है, इनर्शिया का मतलब होता है अनचेंजिंग। इनर्शिया का मीनिंग क्या है? अनचेंजिंग, अनचेंजिंग, चेंज नहीं होता, मतलब वो अपने, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है और वो फोर्स को रिजिस्ट करता है, ठीक है। और स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखो इनर्शिया और मास, जैसे ऊपर टॉपिक है मास एंड इनर्शिया, ये दोनों आपस में जो है रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? देखो, अगर मैं बोलूं कि बुक, बुक और दूसरा मैंने बोला पेन, अब मेरे को ये बताओ इन दोनों में से वेट किसका ज्यादा है? मास जो है बुक का ग्रेटर है एज मास ऑफ पेन, मास ऑफ पेन। तो इसका मतलब है कि जो बुक है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, इनर्शिया इज मोर, इनर्शिया, इनर्शिया मोर। अगर आपको पूछा जाए कि बुक का इनर्शिया ज्यादा है कि पेन का इनर्शिया ज्यादा है, तो अब देखो बुक का मास ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू पेन, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अगर और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि ग्लास जग, ग्लास जग और ग्लास टम्बलर, टम्बलर। तो अब देखो ग्लास जग का भार ज्यादा होगा, ठीक है, मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, और जो है मास ग्रेटर, अगर मास ग्रेटर है तो इनर्शिया भी ग्रेटर होगा। जिसका भार ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ग्रेटर होगा, इनर्शिया ग्रेटर, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, रूटीन लाइफ एग्जांपल ले रही हूँ जो आपको समझ आए, ठीक है। अगर मैं बात करूं टेबल और चेयर की, टेबल और चेयर की, अब देखो टेबल का जो भार है, मास जो है ग्रेटर है, मास ग्रेटर है, तो इसका जो इनर्शिया है वो भी ग्रेटर होगा, ठीक है। अब और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ रेफ्रिजरेटर, 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 और जहां ओवन की एग्जांपल लें तो रेफ्रिजरेटर का मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया जो है कम होगा, मास ज्यादा इनर्शिया ग्रेटर होगा, और इसका मास लेस है और इसका जो है इनर्शिया भी लेस होगा। इज दिस क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार है और एक मैं स्कूटर का एग्जांपल लूं, तो जो कार है उसका जो भार ज्यादा है, तो अगर कार का मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, इनर्शिया ग्रेटर। कहने का मतलब कि जिसका मास ग्रेटर, मास जिस चीज का ज्यादा तो इनर्शिया भी ग्रेटर, और जिसका मास लेस, मास लेस, और उसका जो इनर्शिया भी लेस, ठीक है। इससे ये जो अभी आपने टॉपिक पढ़ा कि इनर्शिया और मास बोथ आर रिलेटेड। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, अब देखो एक तरफ मेरे पास क्रिकेट की बॉल है और एक तरफ मेरे पास टेनिस की बॉल है, ठीक है, टेनिस की बॉल है, ठीक है। दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दोनों का जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिमिलरली कि जो क्रिकेट और टेनिस बॉल है ये सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, वेलोसिटी भी सेम है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ इन दोनों बॉल में से रोकना किसको मुश्किल है?
अब देखो जो क्रिकेट बॉल है उसका मास ज्यादा होता है, मास ग्रेटर होता है, और इसका जो है इनर्शिया भी ज्यादा होगा, इनर्शिया भी ग्रेटर होगा, इसलिए क्रिकेट बॉल को रोकना जो है मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं बोलूं लोडेड ट्रॉली है, कोई ट्रॉली है जिसमें सामान भरा हुआ है, लोडेड ट्रॉली है, और एक अनलोडेड ट्रॉली है, लोडेड ट्रॉली। अब इन दोनों में से खुद बताओ किसको रोकना मुश्किल है। ये लोडेड ट्रॉली को रोकना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे इसका मास ज्यादा है, अगर मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, इनर्शिया भी ग्रेटर होगा। इज दिस क्लियर? ये था मास और इनर्शिया का जो है रिलेशन। अब देखो आप इसकी कोई भी एग्जांपल बना सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इनर्शिया जो है, इनर्शिया जो है तीन तरह का होता है, थ्री टाइप होता है। फर्स्ट टाइप होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब वन बाय वन इनकी एग्जांपल जो है, पहले सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमें ये कहता है, जैसे मान लो कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन है, वो सडनली स्टार्ट हो जाती है, सडनली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, सडनली स्टार्ट और मूविंग फॉरवर्ड। तो जो पैसेंजर है, पैसेंजर जो है वो फॉल बैकवर्ड, पीछे की तरफ जो है गिरता है। क्यों? ठीक है, ट्रेन जो है अगर सडनली स्टार्ट हो जाती है तो पैसेंजर जो है पीछे की तरफ गिरता है। क्यों? अब देखो जब ये ट्रेन का सरफेस है, यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई खड़ा है, उसके पैर जो हैं ये सरफेस के साथ अटैच्ड हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब ट्रेन अचानक स्टार्ट होएगी तो ये जो है आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये जो पर्सन है वो पीछे की तरफ गिरेगा, बैकवर्ड, क्योंकि उसका जो नीचे वाला पोर्शन है, लोअर बॉडी है, वो तो मोशन में आ गया, लेकिन जो अपर बॉडी है वो अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो पीछे की तरफ गिरता है। अब अगर मैं बोलूं कि एक हैंगिंग कारपेट है, हैंगिंग, हैंगिंग कारपेट है, उसके ऊपर हम जब बीटन विद स्टिक, बीटन विद स्टिक, स्टिक, तो उसके जो डस्ट पार्टिकल हैं वो कम आउट ऑफ, जो डस्ट पार्टिकल है कम आउट जो है ऑफ इट, तो डस्ट पार्टिकल कमिंग आउट ऑफ इट, कमिंग आउट ऑफ इट। कहने का मतलब ये है, मान लो ये कोई कारपेट है, इसको आप छड़ी से, मान लो ये छड़ी है, इससे आप बीटन करते हो, इसको जो है इसके ऊपर स्ट्राइक करते हो, तो होता क्या है कि जो इसके अंदर डस्ट पार्टिकल हैं वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बाहर निकल जाते हैं। जब हम किसी छड़ी से ये जो है कारपेट को जो है बीट करते हैं तो ये इसके डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल थे, जब आपने हैंगिंग कारपेट को जो है बीट करना शुरू किया एक स्टिक से, तो ये डस्ट पार्टिकल जो हैं वो रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेस्ट में रह नहीं पाते और वो बाहर की तरफ गिर जाते हैं। तो ये इसका था। अब जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे एग्जाम्पल है कि अगर जो है ऑन शेकिंग, ऑन शेकिंग और गिविंग जर्क, गिविंग जर्क टू द ब्रांचेस, टू द ब्रांचेस, आप अगर शेक करते हो ब्रांचेस को या जर्क देते हो तो जो फ्रूट होता है, फ्रूट जो है
वो फॉल डाउन, फ्रूट जो है वो नीचे गिर जाता है। उसका रीजन क्या है कि जब आप किसी चीज जो ब्रांच को शेक करते हो या उसको जर्क देते हो तो ये जो फ्रूट है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेस्ट में रह नहीं पाता क्योंकि जो ब्रांचेस हैं वो तो मोशन में आ जाती हैं, लेकिन फ्रूट अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, अब अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, एक और एग्जाम्पल करते हैं। मान लो मेरे पास कोई, यहाँ पे कोई टम्बलर है, इसके ऊपर मैंने कोई गत्ता रखा और ये गत्ते के ऊपर कॉइन रख दिया, यहां से हमने उसको फ्लिक करना है। तो जैसे ही फ्लिक किया, ये जो कार्डबोर्ड है ये तो आगे की तरफ मूव कर देगा क्योंकि वो तो मोशन में आ गया, लेकिन ये जो कॉइन था वो अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करता है, इसलिए ये जो है इस टम्बलर में गिर जाता है। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देखो, जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर कोई साइक्लिस्ट है, वो राइडिंग अलोंग ए लेवल रोड, डज नॉट कम डज नॉट कम टू रेस्ट immediately आफ्टर ही स्टॉप पैडलिंग। जब आप साइकिल के पैडल चलाना बंद कर देते हो फिर भी साइकिल जो है चलती रहती है, उसका रीजन क्या है कि जो बाइसिकल है कंटिन्यूज टू मूव ड्यू टू एनर्शिया, ड्यू टू एनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू एनर्शिया ऑफ मोशन। वो अपने आप को उसमें जो है, जैसे साइकिल के पैडलिंग आपने बंद भी कर दी लेकिन फिर भी वो जो है चलना रुकती नहीं है, वो ड्यू टू एनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन वो कुछ देर बाद जो है रुकती है क्योंकि उसके ऊपर कौन सी फोर्स काम करती है, रिटार्डिंग एक्शन ऑफ फोर्स, रिटार्डिंग एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करती है अर्थ जो ग्राउंड की, जिस वजह से, क्योंकि साइकिल जैसे मान लो ये साइकिल है, ये आगे की तरफ मूव करती जा रही है लेकिन ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इसके ऑपोजिट लगती है, तो वो धीरे धीरे साइकिल जो है रुक जाती है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, रिटार्डिंग एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ बाइसिकल एंड द ग्राउंड। इज दिस क्लियर? अब देखो इसमें और एग्जाम्पल आप जोड़ सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रही हूं, ध्यान से देखो मोशन का एग्जाम्पल, कि जैसे लॉन्ग जंप के लिए, लॉन्ग जंप करना होता है तो एथलीट जो है, एथलीट रन ए लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर टेकिंग द जंप, बिफोर टेकिंग जंप। जैसे मान लो ये कोई जहां पे आपने जंप लगाना है ये वो वाला सरफेस है और आप जो है यहां से भागते हुए आ रहे हो। ठीक है, यहां से कोई पर्सन भागता हुआ आ रहा है, तो उसका कारण क्या है, यहाँ पे जब वो जंप लगाता है तो रन ए लॉन्ग डिस्टेंस ही इंक्रीजेस हिज इनर्शिया ऑफ मोशन, तो जिस वजह से वो जो है काफी आगे जाके जंप लगा पाता है। तो एट द जंपिंग टाइम व्हेन ही टेक जंप द इंक्रीज इनर्शिया ऑफ मोशन, तो यहाँ पे इंक्रीज इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो जो है लॉन्ग जंप जो है लगा पाता है। इज दिस क्लियर? अब देखो, अब एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे सीट बेल्ट है,
सीट बेल्ट इन फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कार में आप बैठे हो तो आपको सीट बेल्ट जो है पहनने को बोला जाता है। सीट बेल्ट क्या है कि जैसे मान लो कि कार जो है कंटिन्यूसली मोशन में है, तो अगर ब्रेक अप्लाई जो है कर देते हैं तो एकदम सडनली वो मोशन से रेस्ट में आ जाती है कार, तो जिस वजह से आप आगे की तरफ गिरते हो, फॉरवर्ड जो है गिरते हो। तो ये क्या है, एनर्शिया ऑफ मोशन में रहने की कोशिश करते हो, जिससे आपको सीरियस इंजरी भी हो सकती है। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि सीट बेल्ट जो है पहन के रखो। इज दिस क्लियर? अब देखो इसमें जो है अगर आप और एग्जांपल ले सकते हो। मेरे हिसाब से तो इतनी एग्जांपल बहुत है। अब बात करते हैं एनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एनर्शिया ऑफ एनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि जैसे पैसेंजर, जितने भी पैसेंजर जो हैं टेंड टू फॉल टेंड टू फॉल साइडवे sideways when speeding bus takes a sharp turn sharp turn। मतलब आपकी बस ऐसे आ रही है तो आगे जैसे उसको ऐसे घूमना है, तो जैसे ये ऐसे शार्प टर्न लेगी तो ये जो पैसेंजर है वो साइड वे गिरते हैं, जो अंदर पैसेंजर बैठे हैं वो साइड वे गिर जाते हैं। तो उसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन पाथ था वो जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो सेम पैसेंजर आर ऑल्सो मूविंग विद सेम स्पीड सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में रहने की कोशिश करते हैं। तो जब बस जो है टेक शार्प टर्न लेती है तो पैसेंजर एन अकाउंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कंटिन्यू मूविंग इन ए ओरिजिनल डायरेक्शन। तो वो सेम डायरेक्शन में, जैसे ये स्टेट में बस आ रही थी, एकदम से शार्प टर्न लिया तो यहाँ पे सेम स्पीड जो है सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में रहने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो साइड में गिरते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? इसमें और ज्यादा जो है एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ये आपके पास था कि ये जो मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है जहां मोशन में है, वो तब तक रेस्ट जहां मोशन में रहेगी जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बुक का, तो अगर कोई बुक आपने जो है टेबल पे रखी हुई है तो ये तब तक नहीं उठेगी जब तक आप इसके ऊपर अपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, एक ये पढ़ा हमने इसमें। और मास और एनर्शिया बोला, मास एंड एनर्शिया। मास एंड एनर्शिया हमें ये कहता है कि जिसका मास ज्यादा होगा, मास ग्रेटर होगा, उसका एनर्शिया भी ग्रेटर होगा। अगर मास लेस है तो एनर्शिया भी लेस है। अगर कोई चीज है तो उसके जो है अगर भार ज्यादा है तो उसका एनर्शिया भी ज्यादा है। और कुछ हमने एग्जाम्पल जो है शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं पार्ट 2 कराऊंगी, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, क्योंकि वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तब तक जो है आप इसको समझो और अपनी बुक से इसको रिवाइज करना शुरू करो। इज दिस क्लियर? अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।